151 से हम लोग पढ़ेंगे। वन 149 सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो नो मैम। मैम। ओके। और सभी लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे। एक दिन में सिर्फ ओरल सभी लोग का एग्जाम लेने वाली हूँ। उस दिन अगर अटेंडेंस जो 14-13 स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं रहे और प्रॉपर मुझे आंसर नहीं मिला तो आप लोगों की इवन एमएसटी के मार्क्स में तो हम पता है हम लोग रट लेते हैं, बट यहाँ आप लोगों को प्रॉपर आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। आपका 150 है, 150 हो चुका है, 150 है। रीड करो इसे। अंजलि रावत। कौन रीड कर रहा है इसे? रीड करिए 151 कोई भी। Knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more person after it has been commanded to disperse. Whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more person likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. ओके, क्या समझा इससे तुमने? क्या समझ में आया इससे? देखिए मैम कोई असेंबली में 5 और मोर पर्सन किसी पब्लिक पीस को हाँ, कल हमने पढ़ा भी पब्लिक था पीस कि को अगर मान डिस्टर्बेंस करते लीजिए हैं। उसे पूरी तरह से खत्म करने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं 151 में और उसके बावजूद जानबूझकर अगर कोई उसका हिस्सा बनता है तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर पाया जाता है। और 151 जो सेक्शन है आपका, उस सेक्शन में जो चीजें हैं वो हैं 5 या उससे अधिक 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। एक मिनट। हाँ, मैम ये सेक्शन आपने कल पढ़ा दिया था। ये सेक्शन मैंने पढ़ा दिया था एग्जैक्टली, बट फिर भी यहाँ पर ये याद रखिए कि यहाँ पर 5 या 5 से अधिक लोग हैं, उनका जमाव पहले वैध था बट बाद में उनका अवैध हो गया है, तो भी यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो अनलॉफुल कैटेगरी में, अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में आता है। इवन 152 भी आई थिंक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना? मैम हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन Yes, जल्दी जल्दी में पढ़ा था, आपने समझाया टाइम नहीं था। ठीक है, हाँ। 152 है assaulting or obstructing public servant when suppressing right। जब लोक सेवक बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि भाई अनलॉफुल असेंबली जो है, अनलॉफुल असेंबली डेफिनेटली कई लोगों के द्वारा की जाती है ना? अब कई लोगों के द्वारा है तो डेफिनेटली पुलिस सर्वेंट वहां पर है या पब्लिक अथॉरिटी वहां पर है। अगर उस व्यक्ति के द्वारा उस एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा रहा है और उस दौरान अगर कोई व्यक्ति उस पब्लिक सर्वेंट पर हमला करता है या उसे रोकता है, हम नहीं देखते भीड़ में पुलिस वालों की धक्का मुक्की होती है, इवन पुलिस वालों पर ही लोग अटैक करते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पर अगर उसे लोक सेवक के नाते दबाने की, लोक सेवक के नाते वह अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है, उस दौरान अगर किसी के साथ कोई व्यक्ति उसके अगेंस्ट जाकर उसे उस पर असॉल्ट करता है, हमला करता है, तो उस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को जो पनिशमेंट होगा वो कितनी होगी? कम से कम 3 साल और विथ फाइन और बोथ, विथ बोथ। देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, आप लोगों ने कई बार इस तरह के सीन देखे होंगे कि बहुत सारी भीड़ है, पब्लिक की बहुत ज्यादा भीड़ है और वो एकदम किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या गाड़ियों पर अटैक कर देती हैं, पुलिस चौकी पर अटैक किया जाता है, पुलिस चौकी का घेराव कर लिया जाता है, सुना होगा, देखा होगा, पब्लिक अथॉरिटी को घेर लिया जाता है। इवन समटाइम्स जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी पूरे के पूरे काफिले को रोक लिया जाता है, घेराबंदी कर दी जाती है। ये जितनी भी चीजें होती हैं इसमें जब पब्लिक सर्वेंट अगर वो अनलॉफुल असेंबली है
या रॉइट चल रहा है, बलवा, बलवा और रॉइट में डिफरेंस कल हम रॉइट में और अनलॉफुल असेंबली में हमने डिफरेंस भी देखा था। तो यहाँ अगर उस तरह की चीजें की गई हैं और उसमें पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट किसी ने कोई एक्टिविटी की है, असॉल्ट किया है, तो उससे जो पनिशमेंट मिलेगा वो 3 साल तक का हो सकता है। और वह 3 साल तक का जो हम 3 साल तक की जो सजा है वो विद फाइन और विदाउट फाइन हो सकता है। अब 153 क्या है? बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना यदि बलवा किया जाए। अगर कोई बात होते हुए, इंग्लिश में आप लोग इसे रीड करेंगे, जो कोई अवैध बात करने के लिए किसी व्यक्ति से देखिए, जो कोई अवैध बात करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष या स्वेरिता से प्रकोपित कर इस आशय से या इस तरह संभावित जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा, रॉइट किया जाएगा, और उसे बलवा करने के लिए उकसा, प्रकोपन का मतलब होता है प्रोवोकेशन, आप समझते हैं ना, किसी चीज को उकसाना, भड़काना, इस तरह की चीजें जब की जाती हैं तो उसमें वह व्यक्ति 1 वर्ष तक की उसे सजा हो सकती है, क्योंकि बलवा या रॉइट अपने आप में पब्लिक न्यूसेंस और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट की एक्टिविटी है। और इस तरह की एक्टिविटीज जब की जाती हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि इस तरह अगर कोई किसी को प्रकोपन देता है, प्रवोक करता है, तो भी प्रवोकन शब्द, प्रकोपन हिंदी में, प्रोवोकेशन इंग्लिश में, इसको आज ही नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे आपको ये शब्द बहुत काम आएगा, क्योंकि आपराधिक मानव हत्या, मानव वध और हत्या के बीच जब आप डिफरेंस समझेंगे तो आपको ये शब्द समझने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो प्रोवोकेशन और प्रकोपन, हिंदी में प्रकोपन और इंग्लिश में प्रोवोकेशन, समझ के रखिएगा, सब लोग इसे नोट डाउन करके रखिएगा, मैं कभी भी ये शब्द का मतलब आपसे पूछूंगी। उस कंडीशन में व्यक्ति को जो अपराध किया गया है उसके लिए जो पनिशमेंट होगा वो कितना होगा? 1 ईयर का होगा, है ना। अब देखिए 153A जो है वो कैसा है, ये बाद में ऐड किया गया है, और ये जो सेक्शन है आपका सन 1959 में इसे जोड़ा गया है। अब ये स्पेशली जिस तरह की चीजें इंडिया में होती ही हैं, वी नो दैट इस तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिविटीज कहीं ना कहीं हमको सुनने में आती हैं, और जब भी उसी समय हम बार बार दंगा शब्द सुनते हैं। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों को करना। हम लोग जनरली देखते हैं स्पेसिफिक किसी धर्म से संबंधित नहीं है, पर हम देखते हैं कि स्पेसिफिक 2 धर्मों के बीच अगर कोई फेस्टिवल सीजन भी आया है तो यहाँ पर एक तरह का तनाव रहता है ना। इंडिया में स्पेशली इस तरह की अगर कोई अलग अलग कुछ ऐसे बड़े फेस्टिवल आए हैं और सेम टाइम पर, तो कुछ ऐसे स्पेशल कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर भी तनाव की स्थिति पैदा होती है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह का ये जो 1969 के बाद ये एक सेक्शन ऐड किया गया था कि भारत में इस तरह की अगर कोई चीज होती है तो उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और धर्म, मूल वंश, किसी, अब देखिए धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ दंगे होते हैं, आप लोगों को पता ही है। जाति के नाम पर होते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट हाँ स्पेशली यहाँ पर ये चीजों को भी टारगेट किया जाता है। रेसिडेंस हुआ, लैंग्वेज हुआ, लैंग्वेज के नाम पर तो कई बार ये भी तक हुआ है कि आज तक हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, वो आज भी राजभाषा के रूप में है ना। तो ये जो चीजें हैं और जिनके कारण टाइम टाइम पर अगर इनकी हार्मनी को कोई डिस्टर्ब करता है या इनके अगेंस्ट, सौहार्द और संप्रवर्तन का मतलब होता है कि एक जो प्रॉपर एक हार्मनी है उसे मेंटेन करना है, उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति किसके द्वारा, ये सेक्शन बहुत बड़ा है, सिर्फ आपको इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि किस तरह से हो सकते हैं एक्टिविटीज बाय वर्ड, रिटन डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशंस, या किसी तरह का एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी,
किसी की प्लेस बर्थ को स्पेसिफिक टारगेट करना, उसको डिफेमेशन में लेकर जाना, इंसल्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये जितनी भी चीजें इसमें आती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर धर्म, जाति, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, इस तरह की चीजों को हार्म करती हैं। अगर वो इस तरह की चीजें की जाती हैं तो यहाँ ये माना जाता है कि वह सेक्शन 153A में आता है, और अगर इस तरह का कोई किया जाएगा तो उसका जो पनिशमेंट होगा वो होगा 5 साल तक का प्लस जुर्माना और बोथ। ठीक है, समझ में आया? देखिए, इसे आप है ना अपने आसपास के होने वाले जो एक्टिविटीज हमने कई बार देखे हैं, इस तरह के दंगे फसाद देखे हैं, इस तरह की चीजें झड़पें होती रहती हैं, स्पेशली सांप्रदायिक दंगे जो बहुत होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं वहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है और फिट बैठता है। और इसीलिए क्योंकि भारत में कई धर्म, वंश, जाति के लोग रहते हैं और इसीलिए इस तरह की असमानता के कारण सौहार्दपूर्ण कई बार चीजें नहीं रह पाती हैं, मेंटेन नहीं रह पाती हैं, बट उन चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के अलग अलग धर्म के, जाति के लोग अगर हैं तो अगर हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करेगा या उसमें भाग लेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर वो चीजें नहीं हो पाएंगी, है ना। इसलिए ध्यान रखें कि धर्म, मूल, वंश, जाति और इस तरह की जो चीजें हैं उनको, उनके सौहार्द के अगेंस्ट अगर कोई काम करता है तो वो यहाँ पर पर्टिकुलर इस सेक्शन में आता है। देखिए, इसमें केस का नाम लिखिए, मेसर्स वर्षा पब्लिकेशन, मेसर्स वर्षा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें आपको, जैसे मैंने कहा कि पब्लिकेशन भी इसमें शामिल है ना। अब बाय वर्ड्स हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई पब्लिकेशन हो सकता है, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, एक्टिविटी हो सकती है, वो सारी इसमें शामिल है। इसमें एक बुक थी जिसमें कि किसी पर्टिकुलर धर्म को अपमानित करने के आशय से कुछ लिखा गया था, पर जब उसे स्टडी किया गया तो ये माना गया कि उसमें किसी भी धर्म के लिए उसका मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया, गलत उसे इंटरप्रिटेट नहीं किया गया, और इसलिए उसे यहाँ पर ये माना गया, दोष मुक्त किया गया, इक्विटल किया गया। शिव शर्मा वर्सेस सम्राट, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ किसी ने कुछ कटु शब्द कहे थे, देन उसके लिए ये माना गया कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच वो शत्रुता फैलाना चाहते थे, और यहाँ पर उस व्यक्ति को धारा 353A में पनिश किया गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप समझ ही सकते हैं किस तरह की एक्टिविटीज हैं ये, इस तरह की चीजें हम लोग देखते आते हैं, सुनते आते हैं। कई सारे केस आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, जैसे हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये नारा भी अगर है तो क्या इसके लिए हम इस तरह का, जैसे कि एक केस है इसमें लिखिए, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब देखिए, एक कुछ समय के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की कोई एक्टिविटी करता है जिसका कि इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ता है, तो क्या हम यहाँ उसे पनिश करेंगे? देखिए, ये वाला केस सभी लोग पढ़ेंगे, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत अच्छा केस है ये। इस केस में बलवंत सिंह और भूपेंद्र सिंह जो चंडीगढ़ में शासकीय सेवक थे, भारतीय दंड संहिता की 124A, इवन यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या 124A भी एप्लीकेबल हो रहा है, सैडिशन, राजद्रोह। यहाँ पर उन्होंने, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर उन्होंने, जब उनका मर्डर किया गया था, उन्होंने चंडीगढ़ के नीलम सिनेमा के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और उनके कार्यालय के सामने जाकर उन्होंने नारे लगाए थे, और उसके बाद जब विचारण किया गया तो दोनों को 124A और 153A दोनों के तहत दोष सिद्ध ठहराया गया। अब आपका ये काम है कि आपको ये देखना है कि 124A में और 153A में क्या डिफरेंस है। दोनों सेक्शन आप पढ़ चुके हैं, नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन देम। क्यों? क्योंकि दोनों को जब स्टडी करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि 124A क्या है और 153A क्या है।
दोनों में डिफरेंस क्या है। आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा, बट अब कल के लेक्चर में आपसे पूछूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तब तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार और फिर पढ़ लें। और उनके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना किया गया। अपील लगाई गई, भाई कहां पर, उच्चतम न्यायालय में अपील लगाई गई। अब जब अपील लगाई गई तो अभियुक्तों द्वारा जो कुछ अकस्मात, मतलब कुछ थोड़े से समय के लिए जो स्लोगन्स लगाए गए थे या उन्होंने बोले गए थे, उसके द्वारा जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, और अभियुक्त का आशय जनता को भड़काना था, अव्यवस्था फैलाना था। अब अगर कोई अव्यवस्था नहीं फैली, जनता भी नहीं भड़की, तो अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों अभियुक्त में से किसी ने भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद का कोई नारा नहीं लगाया था। अतः उनके द्वारा अगर कोई ऐसा कृत्य किया गया है तो क्या वो भारत सरकार की किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट आता है या नहीं आता है। तो इस तरह जो केस था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको किसके अधीन कि न तो उनका एक तो उकसाने वाला जो इंटेंशन था, जिससे कि हार्मनी 153A क्या बोलता है कि किसी धर्म जाति के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसकी जो हार्मनी है उसको ब्रेक किया जाए। 124A क्या बोलता है कि सरकार के खिलाफ आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि घृणा पैदा हो। अब अगर उनकी एक्टिविटी से किसी भी व्यक्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो क्या हम ये मान लें कि उस व्यक्ति के द्वारा किए गए एक्ट सच में इतने बड़े थे कि उन्हें इतनी लंबी सजा दी जाए। फाइनली जो केस था, आखिर में उच्चतम न्यायालय ने इस केस में उन लोगों को वो जो दंडादेश था उसे सेटिसाइड कर दिया, अपास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ नहीं हुआ कि उनकी जो एक्टिविटी थी उससे न तो अव्यवस्था फैली, न ही सरकार के खिलाफ कोई घृणा पैदा हो, अप्रीति, डिसअफेक्शन, एक शब्द हमने डिस्कस किया था, उस तरह के कोई भाव आते हैं। इसलिए इस केस को याद रखिएगा और सभी लोग ये केस पढ़ेंगे, आपकी सबकी रेफरेंस बुक में आपको ये केस मिल जाएगा, है ना। एक सेक्शन बहुत बड़ा है, अच्छे से इसे रीड करिएगा। कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है आप मुझसे पूछेंगे, नहीं समझ आएगा मैं 10 बार बताऊंगी, बट प्रश्न ये है कि पहले कोई पूछे। अब पूछोगे भी कब? जब पढ़ोगे। अब पढ़ोगे ही नहीं तो पूछोगे भी नहीं है, तो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। अब 153A में मेन चीजें क्या है, जैसे हमने देख ली भाई कि पर्टिकुलर कोई ऐसी चीजें होना जो किसी धर्म, वंश या रिलीजन के अगेंस्ट हैं, ठीक है, और उसमें उनकी उस एक्टिविटी का दूसरों पर गलत इफेक्ट आता है ना। मैम ये भी एक डिफरेंस हो गया ना सेडिशन में और 153A में। क्या बेटा? मैम ये भी एक डिफरेंस हो गया ना। ये सेडिशन में ऐसा कोई ग्राउंड्स नहीं दिए गए हैं, बट में बिल्कुल नहीं दिए गए। 153 में देखिए दिए गए। एक तरह से मैं आपको बताऊं ना, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा सेडिशन को, तो वो स्पेशली गवर्नमेंट के लिए है। सिंपली आपको ध्यान क्या रखना है, वो स्टेट पे। हाँ, और ये स्टेट में हमारे मीन्स स्पेशली रिलीजन। यहाँ पर मतलब देखिए, आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं उनमें आपने हर जगह देखा होगा धर्म, मूल, वंश, जाति, कास्ट, रेस, रिलीजन, इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग कि हम लोग पीस मेंटेन रखें। पर अगर इन्हीं आधारों पे जब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं देते हैं तो फिर हम उन चीजों को मेंटेन कैसे रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी करता है देन नाउ वी हैव टू कंट्रोल इट। क्यों? क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी होगी, आपकी कंट्री में पीस मेंटेन नहीं रहेगा। ऑलरेडी इतनी तरह की जातियां हैं, धर्म हैं, कितने सारे धर्म अलग अलग भारत में हैं और सब लोग रहते हैं। अब अगर इंडिविजुअली जैसे मैं बोल दूं कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, बेस्ट है और सिर्फ हिंदुओं को इंडिया में होना चाहिए, क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हिंदुओं के लिए देश नहीं बना है, जितने भी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं ये देश उनका भी है। अगर मैं इस तरह की बार बार चीजें बोलती हूँ और लोग उससे अफेक्टेड होकर कोई एक्टिविटी करते हैं, देन मेरा ये जो स्टेटमेंट है और मेरी जो एक्टिविटीज है वो 153A में आती हैं। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं लोगों को भड़काऊं कि भाई स्पेशली हमारे धर्म पे फोकस करें और दूसरे धर्म के प्रति घृणा का भाव मन में रखें। अगर हम किसी और के प्रति इस तरह की एक्टिविटी रखते हैं तो हम यहाँ पर इसमें दोषी आते हैं, होते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो मेजर है वो ये है, 153A जो है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, संप्रदाय इनके लिए है। 124A जो है वो स्पेसिफिक स्टेट के लिए है। स्टेट मतलब हमारी सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट।
में एक सेक्शन नहीं है, आई थिंक मिसप्लेस हुआ है, मतलब आई डोंट नो, ये शायद अमेंडमेंट डायरेक्ट नहीं है। देखिए एक है ना, ए का भी ए है, 153A/A करिएगा, ए और ए, जिसमें क्या होता है, किसी जुलूस में जानबूझकर, किसी जुलूस में जानबूझकर घातक हथियार लेकर जाना, किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना। जब इस तरह की चीजें की जाती हैं तो उसमें भी आपकी जो अवधि है वो कितनी होगी, 6 मास तक की हो सकेगी और जुर्माना हो सकेगा। अब देखो एक चीज आपको मैं बताऊं, अगर आप लोगों ने सिख के जुलूस देखे होंगे तो उन लोगों के पास तलवार होती है। धार्मिक प्रथा के अनुसार अगर कोई काम किया जा रहा है, दिस इज नॉट क्राइम, पर इंटेंशनली आप उसमें अशांति फैलाने के पर्पज से अपन अगर कोई व्यक्ति आयुध लेकर जाता है तो वहां पर वो पनिशेबल होगा। आयुध से अपराध के बचाव के लिए हथियार के रूप में कोई भी डिजाइन यहाँ आ सकती है, नुकीली धार हो सकती है हथियार, बट यहाँ आपका जो इंटेंशन है अगर वो गलत है तो वो इस सेक्शन में आता है, अदरवाइज नहीं। फिर है 153B, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल डालने वाले लांछन व्याख्यान करना, कुछ ऐसे इम्पुटेशन देना जो कि हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर क्राइम हो सकते हैं। कोई ऐसा, अब ये भी कैसे पता चलेगा कि किसी ने कोई ऐसी चीजें की हैं, देखो हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज को हम कैसे प्रूव करें कि अगले ने किया है। एक्टिविटी हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, राइटिंग में हो सकता है, ओरल हो सकता है, बोले गए शब्द द्वारा, किसी भी तरह से जब आप इस तरह की कोई चीज करते हैं जो हमारी प्रभुता और अखंडता के अगेंस्ट जाती है, सोवेरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट चली जाती है, तो इस तरह की चीजों को यहाँ पर अपराध माना गया है। उसका कारण फिर यही मैं वही बोलूंगी कि क्योंकि देखिए अगर बहुत सारे धर्मों के साथ इंडिया में बहुत से लोग सरवाइव करते हैं तो यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर धर्म का पालन किया जाए। हमने फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, है ना, जिसमें धर्म का अधिकार भी आप लोगों को दिया गया, आप लोगों ने पढ़ा है, हम सभी को दिया गया है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्टिविटी की जाती है या कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो समवेयर यहाँ हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज को इवन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दे देने से कुछ नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर उन्हें इस तरह से भी प्रोटेक्ट करें, जैसे यहाँ पर एक मिनट, पता नहीं है जब अपग्रेड करते हैं तो हमेशा ये ऐसे क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की सिक्योरिटी देता है देन डेफिनेटली इट इज कंपलसरी कि हमारे इन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अधिकारों का होना मैटर करता है डेफिनेटली, बट उन अधिकारों का सुरक्षित रहना, उनकी प्रोटेक्शन वो ज्यादा मैटर करता है। आपको बहुत से अधिकार दे दिए जाएं पर उन अधिकारों की सुरक्षा नहीं है तो क्या वो अधिकार किसी काम के हैं तोशिका? नो मैम, नहीं काम की। तुम्हें रात के 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक घूमने की खुली छूट है, पर जब तुम बाहर जाती हो तो तुम्हें खुद को लगता है कि नहीं इट इज नॉट सेफ, बाहर तुम सेफ नहीं हो। 8 बजे बाद ही तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं गली मोहल्ले के गुंडे हैं वो शायद छेड़ेंगे या कोई ऐसा माहौल है जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज नॉट सेफ फॉर मी। अभी इन अधिकारों का क्या मतलब है? कोई मतलब है? आपको फ्रीडम दिया गया है बट उस फ्रीडम का क्या सेंस रह जाता है जब आप घर से जैसे ही कदम बाहर निकालते हैं आपको लगता है कि नहीं वी आर नॉट सेफ एक्चुअली। तो यहाँ पर अधिकारों का होना ही मतलब नहीं रखता है, अधिकारों के होने के साथ उन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। आप जब रात के 10 बजे में बाहर निकले और अगर आप एक राउंड भी लगा कर आते हैं, इवन मैं स्पेशली गर्ल्स की ही बात कर रही हूँ, आप जब घूम कर आते हैं सेफ होते हैं, आपको लगता नहीं किसी ने आपको घूर कर नहीं देखा, कोई आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई गुंडा आपका पीछा कर रहा था, आपको ये लगा कि नहीं ये शहर आपका है, ये सड़क आपकी है, आप यहाँ पर और 1 घंटा घूम सकती है। मीन्स यहाँ पर चारों तरफ हो सकता है हर 100 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाला खड़ा है जिससे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उससे डिस्कस कर सकती है, मतलब यू आर टोटली सेफ। अगर ये प्रोटेक्शन आपके साथ है तो डेफिनेटली वी कैन से कि हाँ राइट्स भी हमारे सुरक्षित हैं। अधिकारों का होना कोई मतलब नहीं है, जहां पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अगर उसके साथ ये 153A B नहीं होते
तो यहाँ पर इन लोगों को पनिश हम कैसे करते हैं? जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते, इसलिए यहाँ पर ये सेक्शंस बहुत जरूरी हैं। इसी तरह क्लियर है ये सभी को? देखिए यहाँ पर बेसिकली आपको वही चीजें देखनी है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या आईपीसी में उसके लिए कहीं प्रोविजंस है? तो यहाँ पर कई तरह के प्रोविजंस है, आप देख सकते हैं। इवन भारत की इंटेग्रिटी, ये शब्द आपने कहाँ पढ़ा है? अब फिर वही है कि आंसर आने में देर होगा, मैं ही बता दूं, प्रियम्बल में। वेरी गुड, प्रियम्बल में है ना, प्रियम्बल में आपने पढ़ा है। तो ये कितना जरूरी है कि इन चीजों को मेंटेन भी रखा जाए, इन चीजों को सुरक्षित भी रखा जाए, है ना। इसके संबंध में अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसके लिए भी जो पनिशमेंट होगा वो कितना होगा? यू कैन सी 5 years विद फाइन और बोथ। फिर 154, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड विच इज अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, उस भूमि का स्वामी अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। अब विधि विरुद्ध जमाव किया जाता है और उसमें जो भूमि है उसके हित रखने वाले व्यक्ति का हित का दावा करने वाले को के ऊपर जो जुर्माना होगा वो कितना किया जाएगा? 1000 रुपए तक का। ठीक है, सिंपल से सेक्शन से ये तो कई बार ये होता है। देखिए ये सेक्शन आप लोग रीड करिएगा, 154 है, 155 है, आप लोग देखकर ही समझ में आएगा किस चीज से। लायबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रॉयट इज कमिटेड, कई बार किसी व्यक्ति के पर्सनल बेनिफिट को देखते हुए रॉयट या बलवा किया जाता है। अब अगर उसके पर्सनल बेनिफिट को देखते हुए रॉयट किया गया है तो क्या उसके अधिकार हैं या उसके ऊपर क्या लायबिलिटीज हो सकती हैं? मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है जो कि उस जमीन में या स्वामी हो या अधिभोगी, अधिभोगी का मतलब होता है जिसका कि उस पर पोजीशन है, या ऐसी भूमि में बलवे पैदा करने वाली किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता है, तो यहाँ पर उसके क्या अधिकार होंगे? मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति को जुर्माना देना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर बलवा किया गया है तो अगर जिसकी जमीन है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आपके यहाँ पर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई और आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया, और अगर हुई तो अब आप लायबल हैं यहाँ फाइन पे करने के लिए। इवन 157 में आप देखें, देखिए ये इसके पहले जो मैंने सेक्शन समझाया वो ये है, लायबिलिटी ऑफ एजेंट और ऑनर ऑक्यूपायर हुज बेनिफिट्स रॉयट टू कमिटेड। एंड 157, हार्बोरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली। हार्बोरिंग का मतलब होता है संश्रय देना, लिख लीजिएगा इसे, संश्रय। आप लोगों ने इसका डेफिनेशन भी मैंने पढ़ाया था आपको अगर याद हो तो। और संश्रय Yes, में मैंने ma'am. है ना, संश्रय क्या होता है? किसी व्यक्ति को संश्रय देना। अभी यहाँ पर वो सारे सेक्शन में से कोई न कोई चीज हर 1-2 दिन में आपके सामने आती है। मैंने कहा था ना कि आप वो सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से समझिएगा, इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट। कहीं ना कहीं हर दिन आपको एक नया वर्ड यहाँ देखने को मिलता है ना। यहाँ पर ये संश्रय कि ऐसे व्यक्ति को अगर संश्रय दिया जाता है तो क्या होगा? उसे 6 मास तक की सजा हो सकेगी जिसने अनलॉफुल में असेंबली में किसी व्यक्ति को भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संश्रय दिया है तो। या फिर 158 में कोई व्यक्ति इस तरह के भाड़े पर जाता है तो उसके लिए भी 6 मंथ्स का पनिशमेंट हो सकता है। अब है 159 दंगा, जो हम कल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छा सेक्शन है। और दंगे में और बलवे में क्या डिफरेंस है कल आपको इस लेक्चर के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। जिसे क्लियर नहीं होगा आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि आप लोग थोड़ा पढ़कर आए। तो 159 हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि दंगा, बलवा मीन्स एप्री, रॉइड, असॉल्ट, अनलॉफुल असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन। ये चीजें ऐसी हैं कि इन सभी चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दूं ताकि आप लोग कल तक इसकी तैयारी रखें और दिमाग आपका श्योर रखें। असॉल्ट, रॉइड, एफ्री, दंगा मीन्स अनलॉफुल असेंबली, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट। इन सब में डिफरेंस आपको क्लियरली पता होने चाहिए कि इनमें सब में क्या क्या डिफरेंस है। और अगर नहीं पता है फिर भी कंफ्यूजन है तो कल के लेक्चर में यहाँ तक का पार्ट क्लियर कर लीजिएगा कि कल हम 160 तक आ चुके होंगे, आज 159 तक आ गए हैं। तो आपको किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर है तो आप लोग डिस्कस कर लीजिए मुझसे कल ही, ताकि फिर आगे, क्योंकि क्या ये वाला पार्ट अगर चेंज हो, मतलब जब खत्म हो जाएगा कल के लेक्चर के बाद तो फिर नए तरह के ऑफेंस आएंगे। तो फिर हम इसके बारे में डिस्कस करने की बजाय हम उन ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करें जो कि नए हैं।